जनरल साहब, आप आई एक्सपर्ट भी रहे हैं, आर्मी में जॉब करते करते उसका सेवाएं आपने दी। कोई पल आपको याद आता है कि वो पल याद करके प्राउड फील होता है कि देश सेवा करते करते और जो एज ए एक्सपर्ट आई एक्सपर्ट आप रहे सेना में, वो साझा करते चले? मेरा पर्सनल तो मैं नहीं कहूँगा जी मगर देश जब यानी बांग्लादेश विजय भी मेरा प्राउड मोमेंट था। जी जब इंडिया ने मॉस्को में गोल्ड मेडल लिया है और टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल लिया, मेरा मेमोरेबल था। और मॉस्को में तो हरियाणा के ही महाराज कृष्ण कौशिक ने विनिंग गोल मारा था। जी ये मेडल जीत के आए बच्चे, अभिनव बिंद्रा लाया, जी नीरज चोपड़ा लाया। ये मेरा प्राउड मोमेंट है। नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया। आई फील के मैटर ऑफ प्राइड। जी जहाँ तक मेरा सेंस ऑफ अचीवमेंट की सवाल है, जी मैं अभी भी दौड़ में लगा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बात अब है। बच्चों को सिखाते हैं जी उसमें आई डोंट ग्लोट और इट के ये बड़ा मैंने तीर मार दिया। लेकिन हमें ऐसा लगता है जनरल साहब, जब कोरोना का समय था, ब्लैक फंगस अपने आप में बहुत बड़ी आपदा नजर आती थी। शायद अग्रोहा ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां आपके मार्गदर्शन में, आपके दिशा निर्देशन में बहुत कुछ लोगों को राहत मिली। वो मोमेंट्स थोड़ा साझा करते चले। हाँ, उसमें टीम वर्क था। जी उसमें बड़ी अजीब बात ये थी कि मेरे को जब बुलाया, पहले तो बड़ा खौफ था। खौफ का मंजर था पार्लियामेंट में भी, जी क्योंकि डिजीज वाज अननोन। मैंने खड़ा होकर ये कहा कि आफ्टर ऑल है तो जुकाम का भाई, 85% तो ठीक रहेंगे, उनका हो ही नहींगा। जी और जो 15% होंगे उनमें से सिर्फ 2% मरेंगे और बाकी माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ये बताया। जी तो मैं जब बाहर निकला तो लोग कहते हैं, खासकर मीडिया वाले, कि हमें तो पता ही नहीं था आप डॉक्टर हैं। मैंने कहा डॉक्टर नहीं, फौज का सीनियर मोस्ट मेडिकेयर गिवर रहा हूँ। तो फिर मेरे को वेंकैया नायडू जी, महामहिम जी उपराष्ट्रपति जी कहते हैं, मैं जानता हूं तुम 70 साल से ऊपर हो, अपने कॉलेज में जाओ। उन्होंने मुझे परमिशन दी थी कॉलेज में काम करने की एज ए ऑनरेरी एक्सपर्ट। तुम जाओ और वहां संभालो। क्या बात है। जब मैं आया कॉलेज में तो रात को ही भाग के आए, रात के 8 बजे। जी उस दिन हम दिल्ली में फास्टेस्ट निकले। जी तो वहाँ पे ये था कि भाई कॉलेज में 45 साल से ऊपर के डॉक्टर तो घर रहो। तो मैंने वो परवाह नहीं की। मैंने अपने डायरेक्टर को ले जाके, जी अपने मेडिकल स्टूडेंट को ले जाके, वो भी 70 के करीब के थे, 60 से ऊपर के थे। डायरेक्टर भी 45 से ऊपर था जी। और मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। हमने आईसीयू को इनॉग्रेट किया कोविड वार्ड को, कि डायरेक्टर तो कोविड में ही शहीद हो गए। हाँ, डॉक्टर गोपाल सिंघल जी। मैंने फिर स्टूडेंट्स, एक हमारे ओपी जिंदल स्कूल में, मॉडर्न स्कूल में ताऊ देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल भी जिम्मेदारी मिली जी। तो हमने नर्सिंग स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स जी के सहयोग से जी कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जी। उस लड़ाई में जिंदल्स का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ से, यानी अंगुल से बाई लैंड, बाई एरोप्लेन, हाँ, ऑक्सीजन हरियाणा में भिजवाया और खासकर अग्रोहा में भिजवाया। क्या बात है। तो हमारे दिल्ली से भी शिफ्ट होके पेशेंट्स अग्रोहा में आए जी। और उसमें हमारे ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर को अवार्ड मिला, कॉलेज को मिला गुड गवर्नेंस अवार्ड जी। और बहुत पेशेंट ठीक हुए। और उसमें मैं कहता हूँ ये शाबाश जाती है यंग नर्सिस को, क्या बात, और यंग मेडिकल स्टूडेंट्स को, क्या बात, मेरे को तो नहीं जी। या फिर मेरा एरिया कि वो दूध घी खाने वाले थे जी, वो कोविड के आगे भी अड़ गए और बचे भी बहुत जी।
मगर मौत भी काफ़ी हुई। जी जनरल साहब, अब आवाज़ें आ रही हैं, विस्परिंग हो रही है कि नया कोई वर्जन कोरोना का आ रहा है। इस पे किस प्रकार से सरकार की तैयारियां या आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या वो जुकाम का जो भाई था उसका ही कोई भाई आने लग रहा है और उसके लिए हम कितने तैयार हैं? उसी का भाई आने लग रहा है, मगर अब हम एक बीमारी को झेल चुके हैं, हम्म हम तैयार हैं, हम्म हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार हैं बिल्कुल। जी हमने प्रोटोकॉल जो है वो इवॉल्व कर लिया है हम्म और हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सिस तैयार हैं। जी और ये वर्षन जो है या ये स्ट्रेन इतना खतरनाक नहीं है। जी मौत तो इसमें हो रही है, हम्म मगर उसकी परसेंटेज एंड मॉर्बिडिटी लो है। जी और फिर हमारी इम्यूनिटी भी, वैक्सीनेशन लग गया है, पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। हम्म अभी अभी कोरोना झेल के 2-3 साल पहले जी हम हटे हैं, हम्म तो इसको हम डील कर लेंगे बगैर लॉकडाउन लगाए। जी जनरल साहब, आपने खाप पंचायतों की आप बात की, वहाँ अनुभव आपने साझा किया कि सुप्रीम कोर्ट तक जाकर उन लोगों के हकों की लड़ाई को, उनके पक्ष को रखा आपने मजबूती से। हमने नज़दीक से देखा है कंडेला गांव में खापों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिसमें उस समय के महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आचार्य देवव्रत जी और आपकी गरिमामय उपस्थिति में वो कार्यक्रम हुआ। तो हम वो देखते हैं कि किस प्रकार से आपने उस सामाजिक क्षेत्र में भी, जहाँ समाज और सामाजिक ताने बाने पर जब कोई कुठाराघात होता है तो जनरल वत्स साहब हमेशा अडिग और खड़े अटल नजर आते हैं। हाँ, सामाजिक कुरीतियों के हम खिलाफ हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त कल भी हुआ। जी महामहिम राज्यपाल गुजरात हैं वो, जी आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने प्राकृतिक खेती पे बात की, जी जहाँ हमारे नायब सिंह जी मुख्यमंत्री भी, जी वो भी एचयू प्रिजाइडिंग हिसार थे। की हाँ, एचयू हिसार जी के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में। जी तो ये समाज में अभी भी चैलेंजेस बहुत हैं। जी कन्या भ्रूण हत्या एक दफा तो हरियाणा काबू कर गया था, जी अब और नए नए तरीके आ गए, गोलियां ही आ गई, तो फिर जेंडर रेशो कम हो गया। जी ये बड़ा चैलेंज है। चैलेंज मैं मोबिलाइज करूंगा पब्लिक को जी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। जी नशे के नशेड़ियों की तादाद भी बढ़ गई। फिर जातिवाद, और सबसे बड़ा कोरोना है करप्शन देश में। डॉक्टर साहब, जनरल साहब, कमाल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, कि सबसे बड़ा कोरोना करप्शन है। इसकी एसओपी कोई गाइडलाइन इशू होनी चाहिए इसको सरकार की तरफ से। सरकार लगी हुई है, जैसे ऑटोमेशन कर रहे हैं, मगर उसमें भी साइबर फ्रॉड आगे बीच में। जी ऐसे ऐसे ये जैसे अमिताभ बच्चन का वो आता है कि भाई पैसा दुगना करने के लिए आप जल्दी मत करो। जी तो मगर समाज को, जनसाधारण को, सर्वसाधारण को मोबिलाइज होना पड़ेगा इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ। जी जनरल साहब, एचपीएससी के बतौर चेयरमैन आप रहे, वहाँ फिर आपने सिलेक्शन किया और जिस प्रकार से सेना में एक बहुत सजग और युवा सैनिक को आप भर्ती करते हैं, इस प्रकार से एचपीएससी में जो आपके द्वारा नियुक्तियां की गई उनका फ़ायदा सरकार को निश्चित तौर पर मिल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि क्या वो कारण रहता है कि जब हम एचपीएससी या एचएसएससी के एग्ज़ाम की बात करते हैं, क्या कारण है कि हम उनको एग्ज़ाम को होम डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं करवा पाते? उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम कराने वाली सिस्टम तो वही है, वो आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में करा रहे हैं, वहाँ भी तो वही है। क्या रीज़न आपको लगता है कि उससे बच्चों का खर्च, यात्रा का खर्च कम होगा, समय की बचत होगी और एक एडमिनिस्ट्रेशन ही तो मेंटेन करना है, वो बेरोजगारी के दौर में तो है ही है, क्यों ना उसको उसके होम डिस्ट्रिक्ट में उस टेस्ट को कराया जाए, चाहे वो एचएसएससी हो चाहे वो एचपीएससी का हो। आपका क्या मंथन है जनरल साहब, क्या इस विषय पर विचार किया जा सकता है? असल में उस नेक्सस को तोड़ने के लिए एक एफर्ट था जी कि जो नकल मरवाने वाले प्रोफेशनल, ब्लूटूथ पे ये पेपर आउट करने वाले, पेपर सॉल्वर गैंग, पेपर लीक गैंग, वो बहुत बड़े बड़े गैंग मिले और एक पूरा पैन इंडिया उस रैकेट को तोड़ा गया। जी तो उसमें ये एक मेजर्स थे
कि गैंग वहाँ है उनको मात देने के लिए, मगर ये चलता रहेगा। जैसे साइबर फ्रॉड्स, यानी कि कोई एग्जाम दे गया, किसी का फोटो मॉर्फ्ड हो गया, कोई वो फिजिकल दे गया जी। तो ये चोर और सिपाही के बीच में स्ट्रगल चलता रहेगा जी। यानी नए नए तरीके कानून इम्प्लीमेंट करने के भी निकलते हैं और उसको तोड़ने के लिए भी क्रिमिनल नया नया यानी हर एक दाव की काट निकाल लेते हैं। जी। जनरल साहब, राजनीति शब्द को आप किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्योंकि देश सेवा आपने कर ली, समाज सेवा कर ली, राजनीति को भी लोग कहते हैं समाज सेवा का एक साधन है। आपके नज़रिए से राजनीति शब्द के मायने क्या है? तो मैं देखता हूँ राजनीति समाज और देश के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले तो राजनीति खुद सेल्फलेस होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। अब इट शुड नॉट बी टेकन एज ए बिजनेस। मगर ये बात जो आजकल है आज की राजनीति में कि इलेक्शन लड़ना अब पैसे वाले के बस की बात ज्यादा है, यानी स्टेटिस्टिक्स आप निकालो जी। तो असेंबली इलेक्शंस, पार्लियामेंट इलेक्शन में ज्यादातर जो हैं वो बड़े बड़े कारोबारी बिजनेसमैन होते हैं जी। मगर वो भी ठीक है अगर आप अपना CSR भले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जी। सेवा कर रहे हैं। जैसे कुरुक्षेत्र का सांसद तो अपनी जेब से देता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी। नवीन जी। जिंदल, तो इट्स ओके। मगर राजनीति का पाठ हमें जरूर पाठशालाएं यानी कि गुरुकुल टाइप शुरू से पढ़ाना पड़ेगा जी। वरना ये काम खराब हो चुका है। जी। हाँ जनरल साहब, जब हम बात करते हैं 1947 में देश आज़ाद हो गया, मैं बड़े बड़े लोगों से इस विषय को एक ही प्रश्न है, मैं बार बार जानना चाहता हूँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 1947 में देश आज़ाद हो गया, उसके बाद से लगातार IAS IPS इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट्स लोग आ गए सिस्टम में, उसके बाद भी हम विकसित भारत का सपना 2047 में देख रहे हैं 100 वर्ष बाद। ऐसा क्या कारण है? कहाँ वो लीकेज रहती है जो अचीव बहुत पहले हो जाना चाहिए था? वो इतना लंबा टारगेट क्या लगता है किस तरीके से उसको चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है? कैसे उस चीज़ को अचीव किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं 47 की आज़ादी को भी आज़ादी नहीं मानता जी। वो थी देश की बर्बादी। आप बहुत क्यों? बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों कि एक तरफ पाकिस्तान बना दिया, उसी में से बांग्लादेश बन गया। जी। करोड़ों लोग बेघर होके अपनी जान बचा के उधर भागे, करोड़ों उधर से इधर आए, जिसमें से 30 लाख मारे गए 47 में। जी। फिर देश एक कंटिन्यूड स्टेट ऑफ वारफेयर में हो गया। यानी है तो ये कृत कांग्रेस का और जिन्ना का, जी। वो भी पहले कांग्रेसी था, कि देश डिवाइड हो गया, कम्युनल राइट्स हो गए, जी। मैसिव माइग्रेशन यानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। जी। हिंदू क्या पूरे वर्ल्ड का माइग्रेशन आप मानते हैं? हिस्ट्री का। अच्छा। करोड़ों लोग जी। महीने में इधर उधर हुए, जिनमें से 30 लाख मारे गए। जी। उसके बाद भी लगातार 48 में लड़ाई होगी, फिर 65 में होगी, फिर बांग्लादेश में 30 लाख मारे गए। जी। यानी लाखों लोग मर चुके हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान एक कंटिन्यूड स्टेट ऑफ वारफेयर यानी दोनों मुल्क लगातार युद्ध की स्थिति में युद्धरत हैं, बरसरे जंग हैं। जी। और हमारा हाल चाहे तिब्बत वाली गलती कर लो, चाहे कश्मीर वाली गलती कर लो, जी। चाहे पार्टीशन कर लो, इजराइल जैसा है कि चारों तरफ घिरे हुए। ओनली थिंग हमारी सेविंग ग्रेस ये है कि 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन बेस है जी। वो लाइबिलिटी भी है कि बेरोजगारी बढ़ती है, मगर उससे हम बड़ी पॉपुलेशन बड़ा जंग बर्दाश्त कर जाती हैं और जीत जाती है। जी। तो मैं तो कहूँगा कि इस तरह से मुल्क बरसरे जंग है, उसके ऊपर वन नेशन मैनी इलेक्शंस 67 से ये कहानी शुरू होगी। जी। तो बहुत रैपिड तरक्की के लिए हमें डेमोक्रेसी में
रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। क्या बात है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसे हर हालात बन गए। प्रत्येक व्यक्ति की, देश के। मैं आपको एक बात बताऊं, जी। जब हम बच्चे थे तो समझो मुल्क नया नया अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था जी। तो उस टाइम कहते थे कि ये अफसर रिश्वतखोर है। आजकल तो ये बता दो रिश्वतखोर कौन नहीं है। क्या बात। इतनी गिरावट आ गई जी। तो इसमें डेमोक्रेसी में कई बीमारियां पनप भी गई। जी। क्या राजनीतिक संरक्षण उनका कर रहा है, पोषित कर रहा बहुत है? फैक्टर्स हैं जी। इस पे मैं कह रहा हूँ कि बाद में बात कर लेंगे डिटेल में। निश्चित। जाते जाते अपना मैसेज आप युवाओं को देते चलें, किस प्रकार से जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या है? जीवन में सफलता का मूल मंत्र ये है कि सबसे पहले तो फिजिकली फिट हों जी। मेंटली अलर्ट हों और मोरली अपराइट हों। फिर वो मंजिल की तलाश में प्रयासरत रहें या कंसिस्टेंट रहें, लगातार, बीच में हताश होकर छोड़े ना गोल को। जी। चलते रहें, प्रयासरत रहें, एक दिन कामयाबी मिलेगी। जनरल साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर ये एक प्रेरणादायक एक इंटरव्यू आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर रील शॉर्ट नहीं है, ये रियल बिग स्टोरी है जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। और युवाओं को निश्चित तौर पर रील से पीछा छुड़ाना चाहिए और रियल स्टोरी, ये बिग स्टोरी आप देख सकते हैं। ये इंटरव्यू लगातार कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एक समय में इतनी लंबी चौड़ी यात्रा को हम नहीं समझ सकते। नेक्स्ट किसी एपिसोड में जनरल साहब से उनके एक्सपर्टाइज जो IAS एक्सपर्ट एज ए रहे हैं उस विषय पर भी चर्चा करेंगे, राजनीतिक मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से जनरल साहब ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि राज्यसभा में रहते हुए उन्होंने देश को बदलने वाले अनेकों नियमों कानूनों को पर अपना बटन दबाकर देश को एक नया भारत बनाने का प्रयास किया है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।